अली अब्बास, जिन्हें आप YouTube पर मास्टेक के नाम से जानते हैं, जो कि अक्सर मोबाइल की अनबॉक्सिंग करते हैं और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते नजर आ रहे होते हैं। तो ये बताइएगा सबसे ज्यादा मजा आपको किन वीडियोस को बनाने में आता है, अनबॉक्सिंग करते हुए या टेस्टिंग करते हैं उसमें या कंपैरिजन ये में? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मुझे सबसे ज्यादा बोरिंग लगती है स्पॉन्सर्ड वीडियो और अनबॉक्सिंग। उसमें मसला ये है कि लोगों को मैं समझाना भी चाहता हूँ, लेकिन अगर वो फोन अच्छा नहीं है तो मैं जबरदस्ती कैसे बोलूँ। बिल्कुल। तो मैंने अपने ना बहुत सारी ऑडियंस को बताया कि जब मैं यूं यूं करूँ ना आंखें, इसका मतलब फोन अच्छा नहीं है। समझ जाया करो। समझ गए। हर क्रिएटर अपने अपने तरीके से काम कर रहा है। कुछ क्रिएटर्स को ये लगता है कि नेगेटिविटी सेल हो, जब वो नेगेटिव रिव्यूज कर रहा है तो एंड पर वो ये कह रहा है कि तुम ये एक इलीगल फोन ये मुझसे खरीदो, मैं बेचता हूँ, ये फोन अच्छा है। आफ्टर ऑल वो भी बायसनेस है, लेकिन लोग हमारे ये समझते हैं वो ईमानदार है। मुझसे कुछ लोगों ने कंट्रोवर्सी बनाने की भी कोशिश की, और मुझे किसी के कपड़े उतारने का शौक नहीं है, किसी का कैरेक्टर असैसिनेट करने का शौक नहीं है। और अगर मेरी इस बात का भी किसी को बुरा लग रहा है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, शायद वो भी ये पॉडकास्ट देख रहा हो। माशाल्लाह से आपके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स भी हैं, आप अच्छा अर्न भी कर लेते हैं, तो आपकी यूट्यूब की मंथली इनकम कितनी है? MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान वासिफ इकबाल, और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। आज आपकी मुलाकात जनूबी पंजाब के सबसे बड़े टेक यूट्यूबर अली अब्बास से करवाने आया हूं, जिन्हें आप यूट्यूब पर मास्टेक के नाम से जानते हैं, जो कि अक्सर मोबाइल की अनबॉक्सिंग करते हैं और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते नजर आ रहे होते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे इन्हें ये ख्याल आया कि यूट्यूब पर अपना एक चैनल बनाया जाए, और अक्सर इनके जो फैंस हैं वो इन्हें इंडियंस या फिर दुबई से समझते हैं। तो आइए बाकी की तफसीलात, इन्हीं की कहानी इन्हीं की जुबानी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं वासिफ आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा मुश्किल हो गया था आपसे टाइम लेना, लेकिन आखिरकार आज आपसे मुलाकात भी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताएं कि बहुत सारे आपके फैंस हैं, ये जानना चाहते हैं कि अली भाई यूट्यूब से पहले क्या करते थे? मैं यूट्यूब से पहले एक बिजनेस करता हूँ। पिछले 25 साल से मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का, लाइक मोबाइल फ़ोन का, एक्सेसरीज का, इसी का ही बिजनेस है। सन 2001 से मैं मुल्तान में कर रहा हूँ। तो ये बताएं कि उसके बाद यूट्यूब की फील्ड में आने का फैसला कैसे किया? यार मतलब एक्सीडेंटली ये होता है कि आज अब तो 2020 के बाद अगर देखते हैं तो सोशल मीडिया एक प्रायोरिटी बन चुकी है फॉर अ शॉर्टकट या शॉर्ट टाइम में ग्रो करने का, पैसा कमाने की ना। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था 2018 में, एक्सीडेंटली किया था क्योंकि मेरी शॉप पर कुछ लोग आते हैं, यंग जनरेशन आती थी, वो मुझसे स्पेसिफिकेशंस के बारे में या फ़ोन के बारे में पूछती थी। तो ऑब्वियसली थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि 25 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। बिल्कुल तो मुझे लगा कि यार मैं एक बंदे को जो समझा रहा हूँ ना, मैं ज़्यादा बंदों को समझाऊँ। बिल्कुल। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने भी थोड़ी सी रिसर्च करनी शुरू की चीज़ों के बारे में, लेटेस्ट चीज़ों के बारे में। ऑब्वियसली इंटरनेट एक ऐसा उस्ताद है जो आपको आपकी पॉकेट में मिलता है। तो वहाँ से फिर मुझे इंडियन कुछ चैनल्स नज़र आए। पाकिस्तान में 3-4 साल यूट्यूब बैन भी रहा है, बिल्कुल। आपको पता, फ्रांस वाले मामले में। तो मुझे वहाँ से पता लगा कि भी आहिस्ता आहिस्ता कैसे करते हैं और कितने पैसे आते हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में मैंने फिर ये डिसाइड किया। अच्छा, जब मैंने देखना शुरू किया था तब यूट्यूब का ये क्राइटेरिया नहीं था कि भी आपने इतना वॉच टाइम करना है, इतने सब्सक्राइबर। वो मेरे सोचते सोचते पता लगा कि 2018 में यूट्यूब की एक पॉलिसी आ गई जिसमें 1000 सब्सक्राइबर मिनिमम होना चाहिए और 4000 घंटे वॉच टाइम होना चाहिए। अब वो पॉलिसी जब आई ना, खैर हमने स्टार्ट कर लिया। वो पॉलिसी आई तो हमें लगा कि यार हम शायद ये ना, मतलब इतना कामयाब नहीं होगा। और मेरी शॉप पर एक लड़का आता था, वो भी वीडियोस बनाता था। उसने मुझे कहा कि देखें भजन, ये मेरा दोस्त है, उसने एक सिम का काटने का शॉर्टकट बनाया, उसको इतने व्यूज़ आए, इतने डॉलर्स आ गए उसके, उसका चैनल भी मोनेटाइज, मतलब उस टाइम तो मोनेटाइजेशन पॉलिसी नहीं थी, 2017 के एंड पे, 18 में थी वो। तो उसने मुझे कहा कि मैंने वीडियोस बनानी, कुछ फ़ोन दे दे। वो लड़का गला मंडी में, सॉरी सब्जी मंडी में होता है, मुंशी है। अच्छा। यार तू किस तरह कहता है जी मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, मैं बना लूँगा। तो उसको मैंने जब देखा तो वो बोल नहीं सकता था सही तरीके से। मैंने कहा यार तेरे से अच्छा तो मैं बोल लूँगा। हाँ भजन, आप नहीं बोल सकते, आप तो दुकानदार है। मैंने कहा यार मैं दुकानदार नहीं हूँ, मेरा काम है अच्छी और बुरी चीज़ के बारे में बात करना। कहता करके देख लें। तो मैंने उसके बाद बात करना शुरू की, करते करते मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया, मैंने कहा यार मैं अपना चैनल बनाऊँगा। अच्छा। फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, ये बताएं जब आपने स्टार्ट किया तो क्या चैलेंजेस आपको पेश आए? ये पाकिस्तान जैसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है ना, यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है कि सरमाया कमाना है। पहला तो यही है कि रेवेन्यू सोर्स होना चाहिए। दूसरा, इन्वेस्टमेंट्स हाई हो जाती हैं। तीसरा, जब हमने स्टार्ट किया था ना तब क्वालिटी इतनी मैटर नहीं करती थी, वे ऑफ डिलीवरी मैटर करती थी। तब सिर्फ माइक की क्वालिटी अच्छी थी तो चल भी जाता था चीज़ों को। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता था एडिटिंग का, जो आज भी सब लोगों को आता है। ऑल्दो अब इतने अच्छे टूल्स आ चुके हैं, तब इतने अच्छे टूल्स नहीं होते थे। बिल्कुल। ठीक है, अब इतने अच्छे टूल्स आ सके हैं, आप फ़ोन से एडिट कर सकते हो, कैपकट हो गया, वीएन हो गया, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन किसी हो गया। तब काइन मास्टर टाइप की चीज़ें होती थी, ग्रीन स्क्रीन पे काम करना होता था। बिल्कुल। तो
सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम ये है कि क्या काम करना है, ठीक है। लाइक अगर मैं एक इलेक्ट्रॉनिक रिव्यूअर हूँ या टेक रिव्यूअर हूँ, मैं चला जाता हूँ जी फैमिली व्लॉगिंग पे या डेली व्लॉगिंग पे, तो मैं नहीं कर सकूँगा ना वो काम, क्योंकि वो मेरे अंदर नहीं है। मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, तो मेरा काम है बिजनेस के बारे में बात करना। बिल्कुल। या अगर मैं एक अच्छा एडिटर हूँ तो मुझे एडिटिंग के बारे में बात करना। मसला ये है कि हमारे यहाँ पर लोग फील्ड नहीं चूज़ कर सकते, तो मैंने एक फील्ड चूज़ की, तो उसमें फिर लगा रहा। दूसरा मसला आता है एडिटर। आपने वीडियोस तो बना ली, आप एडिटर कैसे करोगे? बिल्कुल। फिर जब आप ग्रो करते हो तो फिर आप एक इंडिविजुअली एक बंदे हो जिसने सोचना है मैंने क्या देना है, जिसने रिकॉर्ड करना है, फिर उसको एडिट करना है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना चीज़ों को, टीम बड़ी होती है तो फिर सारी चीज़ें बनती हैं। अच्छा, जब पहला आपने सेल फोन अनबॉक्स किया था वो कौन सा था? यार मैंने पहला जो किया था वो Xiaomi Mi 6 था, बट वो मेरे मेन चैनल पे वीडियो नहीं है। वो एक एक्सपेरिमेंटली हमने अपने एक दूसरे चैनल पे वीडियो डाली थी कि हम वीडियो बना सकेंगे नहीं बना सकेंगे, तो मैंने वो सबसे पहला फ़ोन अनबॉक्स किया था। और अगर मैं अपने इस चैनल की बात करता हूँ तो इसके ऊपर जो मैंने अनबॉक्स किया था, मैंने हुआवे का Y7 प्राइम और रेडमी का Redmi 5 वॉज द मॉडल जो मैंने सबसे पहले अनबॉक्स किया था, और मेरी तीसरी वीडियो वायरल हो गई थी। अच्छा, तो ये बताएं कि जो स्टार्टिंग में अनबॉक्सिंग करते थे तो उसके लिए मोबाइल सेल फोन्स वगैरह बहुत एक्सपेंसिव होते थे, तब भी 25,000 30,000 50,000, तो स्टार्टिंग में कैसे मैं खुद सोर्स करता मैनेज था, करते थे? खुद ही मैं खुद सोर्स करते थे। तो इसके बाद फिर आपकी फर्स्ट वीडियो कब वायरल हुई और कितने के या मिलियन तक गई? जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेरी तीसरी या चौथी वीडियोस थी। अच्छा। वही जो चीज़ मुझसे लोग आके सवाल पूछते थे ना, 20,000 रुपये का Y7 प्राइम था हुआवे का, और 20,000 रुपये का ही Redmi Note 5 था। अच्छा, Redmi 5 था। Redmi 5। मेरी वो वीडियो तकरीबन वायरल हुई, मुझे एक दिन में लाख व्यूज़ आने लग गए, तो मुझे उससे 17,000 फॉलोअर हुए, मेरा वॉच टाइम पूरा हो गया, और अब वो वीडियो तकरीबन 7.5-8 लाख सब्सक्राइबर पे है, लेकिन भर भर के गालियाँ भी पड़ी क्योंकि ऑब्वियसली ब्रांड लॉयल बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन वो लॉजिक नहीं समझ रहे होते बंदा बोल क्या रहा है। यहाँ पर ये समझते हैं कि बस बिल्कुल फाड़ दे या बिल्कुल सेलमैन बन जाए, या बिल्कुल तारीफ करे या बिल्कुल फाड़ दे, एक बैलेंस ओपिनियन नहीं मानते। अच्छा, हमने अक्सर देखा है कि आपकी जो कमेंट्स बॉक्स होते हैं उनमें ये सवाल बड़ा होता है कि भाई अली भाई कहाँ से हैं? अक्सर लोग आपको इंडिया से भी समझते हैं या फिर दुबई से भी समझते हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? यार स्टार्टिंग में ये मसला आया था क्योंकि ऑब्वियसली जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था तो मेरा वो एक्सेंट था जो मैं इंडियन यूट्यूबर्स को देखता था। उस टाइम खैर बहुत ज़्यादा देखता था, तो मेरा ना एक्सेंट वो बन गया, इतनी स्पीड से बात करना या वो चीज़ करनी। 2022 में जाकर लोगों को थोड़ा, या कोविड के बाद 2021 में, उस टाइम थोड़ा सा लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ये भाई ये पाकिस्तानी पाकिस्तानी है। तो फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं फाइनली पाकिस्तानी बन गया। अच्छा, ये बताएं कि जब आपने स्टार्ट किया तब कितनी टीम थी और अब कितनी आपके साथ टीम काम कर रही है? देखिए हमेशा से बच्चा पैदा होता है अकेला, जी बिल्कुल। फिर वो चलना सीखता है, बोलना सीखता है, और फिर जाके सारी चीज़ें जुड़ती हैं, क्लास में जाता है। हमने जब स्टार्ट किया था मैं अकेला था, मेरे साथ एक एडिटर था, वो मुझे छोड़ के भाग गया क्योंकि कहता था कि जी मेरी वो बच्चे का दूध का खर्चा नहीं पूरा होता। ऑब्वियसली ये मसाइल पाकिस्तान में रहते हैं। उसके बाद फिर मेरे साथ यासिर जुड़ गया, यासिर मेरे अपना फैमिली मेम्बर भी है। फिर अब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5 से 6 जो सिर्फ यूट्यूब या सोशल मीडिया की जो मेरी टीम है वो 5 से 6 है। इरफान भाई हैं, जीशान है, हमज़ा है। तो ये बताइएगा सबसे ज़्यादा मज़ा आपको किन वीडियोस को बनाने में आता है? अनबॉक्सिंग करते हुए या टेस्टिंग करते हैं उसमें या कंपैरिजन ये में? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मुझे नहीं लगता था कि आप ये पूछेंगे। नहीं। ठीक है, मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग लगती है स्पॉन्सर्ड वीडियो और अनबॉक्सिंग की। उसमें मसला ये है कि लोगों को मैं समझाना भी चाहता हूँ, लेकिन अगर वो फ़ोन अच्छा नहीं है तो मैं ज़बरदस्ती कैसे बोलूँ? बिल्कुल। तो मैंने अपने ना बहुत सारी ऑडियंस को बताया कि जब मैं यूँ करूँ ना आँखें, इसका मतलब फ़ोन अच्छा नहीं है। समझ जाया करो, समझ गया। मेरा घर भी सीधा हो जाएगा, तुम भी मतलब ऐसा नहीं है कि जाके उठाने ले जाओ। और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है कंपैरिजन करने में या रिव्यू करने में, या वो जो कैटेगरी है हमारे चैनल पे कि बेस्ट फ़ोन कौन सा है, उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। या मतलब आजकल शॉर्ट वीडियोस में 3 रीज़न टू बाय 3 टू नॉट, उसमें मज़ा आता है। तो इसके बाद ये बताइएगा कि अक्सर जो मोबाइल्स होते हैं वो आप खुद परचेज़ करते हैं या फिर इसके अलावा अब स्पॉन्सर्स भी मोबाइल्स आते हैं आपके पास? देखिए वासिफ, अभी जो सिचुएशन है वो तो इस तरह है कि ब्रांड्स नीड अस, ठीक है, और हमें भी ऑब्वियसली अपने इतने हमने खर्चे बढ़ा लिए हैं ना, तो हमें भी चीज़ें देखनी होती हैं। बट अभी भी मुझे कई फ़ोन्स लास्ट 2024 तक तो मैं सोर्स करता रहा हूँ, जैसे कि बहुत हाई फ़ोन है, या वन प्लस पाकिस्तान में ऑफिशियल नहीं आता, या एप्पल का फ़ोन है वो स्पॉन्सर नहीं आता, या गूगल पिक्सल के फ़ोन है ये स्पॉन्सर नहीं आता, तो ये मैं कुछ सोर्स करता हूँ। कुछ ब्रांड्स के साथ मैं काम नहीं करता तो उनके फ़ोन सोर्स करता हूँ। जो हाइप फ़ोन है मुझे काम करना है, बीइंग अ जर्नलिस्ट या बीइंग अ टेक बीट कवर करने वाला बंदा, तो मुझे कुछ सोर्स भी करने पड़ते हैं। 30% मैं सोर्स करता हूँ, 70% कंपनीज भिजवा देती हैं, लेकिन वो सिर्फ अनबॉक्सिंग की हद तक मैं उनको जो है स्पॉन्सर रखता हूँ,
उसके बाद जो मतलब जिस तरह का फ़ोन है उसी तरह की बात हो। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं कि आप ना जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं वो कवर कर रहे होते हैं, तो अब तक कितने इवेंट्स कवर कर चुके हैं और किन किन ममालिक में आप जाके को प्रमोट कर चुके हैं? देखिए इसमें 2 टाइप की चीज़ें, एक तो है इंटरनेशनल इवेंट जो कि एक्सपो होता है, जिसमें एक्सपो। वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस होती है, हम्म। वो हर साल होती है। तो वो 2 दफ़ा मैंने 2024 में और 2025 में मैंने कवर की है। और वैसे कुछ इंटरनेशनल लॉन्चेस होती हैं, हम्म। लाइक कुछ फ़ोन्स ऐसे हैं कि पाकिस्तान में ब्रांड्स उसकी बड़ी लिमिटेशन क्वांटिटी बेचना चाहते हैं, वो पाकिस्तान में लॉन्च इवेंट नहीं अरेंज करना चाहते क्योंकि एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है। तो फिर क्या करते हैं कि उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं या ग्लोबल टीम्स हैं वो हमें इनवाइट करती हैं उनकी ग्लोबल लॉन्च, जिसमें दुबई, मलेशिया, पेरिस, हमने फ्रांस गए हुए हैं, हम लोग जर्मनी गए हुए हैं। तो ऑलमोस्ट यूरोप के 3-4 कंट्रीज़ तो मैं फिरा हुआ हूँ। दुबई हो गया, मलेशिया हो गया, अच्छा। सिंगापुर में गया 1 दिन के लिए सिंगापुर, 1 दिन लिटरली मैं सुबह पहुँचा और दूसरे दिन मुझे वापस आना था। इस तरीके से चाइना भी मैं गया हूँ, कुछ टीसीएल की फैक्ट्रीज़ थी जहाँ पर रोबोट्स काम करते हैं, एसीज़ बनाते हैं। सऊदी अरब अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा गया मैं लास्ट ईयर। हमारे जब 1 मिलियन पूरे हुए तो हमने अल्लाह के घर में पूरे किए, जो मेरे लिए बहुत 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 ही एक जो मैं कहता हूँ कि ऐसा इमोशनल टाइम था। मतलब मैंने जब चैनल बनाया था मैंने तभी सोचा था, मुझे नहीं पता था कि मिलियन पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, पर यासिर से भी डिस्कस होता था कि भाई जब भी मिलियन होंगे ना तो अल्लाह के घर के आगे पूरे होने चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे ऐसी जो यूट्यूबर्स हैं, जब उनके मिलियंस होते हैं तो एक पार्टीज होती हैं, केक कटिंग होती हैं। आपका एक मुनफरिद ही हमने देखा। केक हम काटते रहे हैं 6 लाख सब्सक्राइबर तक, लेकिन अच्छा। मेरे लिए बीइंग अच्छा बच्चा, हम्म। मेरे लिए ना अल्लाह अल्लाह की ज़ात, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लाखों करोड़ों दरूद उन पर, हमारी आल औलाद कुरान उन पर। उसके बाद अगर मैं अभी इस दुनिया में ज़िंदगी में अपने देखता हूँ तो मेरे माँ-बाप हैं। तो मैं अपने अब्बा के हाथ से केक कटवाता रहा हूँ, 6 लाख सब्सक्राइबर तक हमने काटे अच्छा। हैं। लेकिन उसके बाद हमने कहा था कि अब केक वेक काटना नहीं है, कोई सेलिब्रेशन नहीं करना। तो मैं अपनी जनरेशन जैसे मैं खुद एक फ़ादर हूँ। मेरे 5 बच्चे हैं जिसमें मेरी 3 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक बेटा मेरा कुरान हिफ्ज़ कर रहा है, दूसरी बेटी मेरी एक मेडिकल कर रही है, साथ कुरान तफ़सीर भी देख रही है, थोड़ा हिफ्ज़ की तरफ भी उसका टिल्ट है। ठीक है? तो मैं उनको ये सब एक 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 चीज़ समझाना चाह रहा था कि हम क्या हैं, हमारा मज़हब किस चीज़ की तलकीन करता है बिल्कुल। और असल सेलिब्रेशंस क्या होती हैं। क्या होती है? बिल्कुल। मतलब थैंक्स अल्लाह को करना है, घर में भी सजदा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने एक प्लान किया था कि हम टीम के साथ उम्रा पे जाएँगे। बिल्कुल। हाँ, और मज़े की बात ये है कि 2025 की पहली तारीख को, अच्छा। 31 दिसंबर, 1 जनवरी अच्छा। 2025 के हमारे मिलियन पूरे हो रहे थे और हम अल्लाह के आगे घर के आगे खड़े थे और वहाँ मुझे मेरा सब्सक्राइबर भी मिला तवाफ़ करते हुए। तीसरा अच्छा। तवाफ़ हो रहा था हमारा, तो कहता है मास्टर मैं आपका वो फ़ैन हूँ। मैंने कहा भाई, कहता तस्वीर, मैंने कहा यार भाई पहले हम उम्रा पूरा करेंगे। तो उम्रा करते-करते अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे मिलियन भी पूरे। अच्छा, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। जब आपने शुरू किया था उस टाइम पाकिस्तान में जो टेक यूट्यूबर भी कोई इतने ख़ास नहीं हुआ करते थे। स्टार्टिंग ही फेज़ था, तो उस वक़्त कैसे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किए? लोगों के जो ओपिनियन क्या होते थे? ऑपोज़िट है इस चीज़ का। मतलब जब हमने बनाया था लोगों ने बहुत एप्रिशिएट किया था और अभी भी काफ़ी सारे लोग करते होंगे। क्रिटिसिज़्म अब आके आ रहा है। एक्चुअली नंबर ऑफ क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हर क्रिएटर अपने-अपने तरीके से काम कर रहा है। कुछ क्रिएटर्स को ये लगता है कि नेगेटिविटी सेल होगी। वो बहुत नेगेटिव रिव्यूज़ बनाते हैं, बहुत नेगेटिव रिव्यूज़ बनाते हैं। दरअसल लोग समझ नहीं पा रहे। लोग समझ ये नहीं पा रहे कि जब वो नेगेटिव रिव्यूज़ कर रहा है, तो एंड पर वो ये कह रहा है कि तुम ये एक इल्लीगल फ़ोन जिसका आईएमईआई नंबर चेंज है, पैच पीटी है, ये मुझसे खरीदो, मैं बेचता हूँ। ये फ़ोन अच्छा है। आफ्टर ऑल वो भी बायसनेस है। लेकिन लोग हमारे ये समझते हैं वो ईमानदार है। अच्छा, हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चल रहे हैं। हम ये कहते हैं अनबॉक्सिंग के ऊपर हमने लिखा होता है इंक्लूड पेड प्रमोशन। अच्छा। और जब हम रिव्यूज़ या कंपैरिज़न कर रहे होते हैं तो लोग तब समझ रहे होते हैं चीज़ें अच्छी हैं कि नहीं। हमने वो सीरीज़ बंद नहीं की। लेट्स सपोज़ एक ब्रांड ने मुझे एक फ़ोन भेज दिया कि यार ये स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है जी, मैं अनबॉक्सिंग के हद तक आपका बाउंड हूँ, लेकिन मैं जब कंपैरिज़न उतरूँगा ना, जहाँ फ़ोन आपका अच्छा होगा मैं वहाँ अच्छा बोलूँगा। क्योंकि ये तो ऐसे ही है ना कि जहाँ पर हमारा पाकिस्तान अच्छा है वहाँ अच्छा ही है ना। अच्छा ही है। जहाँ वो स्ट्रगल कर रहा है तो वहाँ पर उसको स्ट्रगल करते ही बोलेंगे ना, बुरा ही बोलेंगे ना हाँ जी, थोड़ा-सा। बिल्कुल। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है इस टाइम। जितना ज़्यादा क्रिएटर हो गया, कुछ क्रिएटर्स को तो लगता है सिर्फ नेगेटिविटी ही सेल होती है। मुझसे कुछ लोगों ने कंट्रोवर्सी बनाने की भी कोशिश की, बट मुझे लगता है कि मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, मुझे अपने काम पे फोकस करना है। मैं आई एम नॉट मेड फॉर कंट्रोवर्सीज़ और मुझे किसी के कपड़े उतारने का शौक नहीं है, किसी का कैरेक्टर असैसिनेट करने का शौक नहीं है। और अगर मेरी इस बात का भी किसी को बुरा लग रहा है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, शायद वो भी ये पॉडकास्ट देख रहा हो, तो आई एम रियली सॉरी। मैंने अपने चैनल पे भी कई बार सॉरी कहा है, भाई ठीक है, तू अपनी लाइन पे चल, मैं अपनी लाइन पे चलूँगा। लेकिन अगर तुम किसी चीज़ को बुरा कह रहे हो, पाकिस्तान की कंडीशंस देखो। जब हमने चैनल बनाया तब 20-25 हज़ार रुपए में एक अच्छा फ़ोन आता था। अब कंडीशंस बहुत चेंज हो गई। 2021 तक भी आपको 50 हज़ार तक अच्छा फ़ोन मिलता था। बिल्कुल। लेकिन अब डॉलर महँगा हो गया, सारी चीज़ें महँगी हो गई, लोग अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे। तो वो अंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो बड़ा प्रॉब्लम है। और अभी भी हमारे यहाँ पर लोगों का वही माइंड है कि लंडे की चीज़ अच्छी होती है, ऐसे ही। इंपोर्टेड चीज़ अच्छी होती है, दूसरी अच्छी नहीं होती। मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ
कि एक पाकिस्तान का लोकल एक्सेसरीज ब्रांड है, हम्म, वो पाकिस्तान की लोकल ब्रांड है, बिल्कुल। बट उसके भी हमें कैंपेन करेंगे तो वो ये कहते हैं हमें ग्लोबल ब्रांड बोलो, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि बन पाकिस्तान का रहा है लेकिन उसमें मेड इन चाइना लिख दो और मेड इन टर्की लिख दो, मेड इन इटली लिख दो ना, वो ज़्यादा बिकेगा और ज़्यादा महंगा बिक जाएगा। ये हमारे यूज़र को, बायर को समझने की ज़रूरत है बिल्कुल। कि हम लोग भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर वो मेड इन पाकिस्तान हो तो वी शुड फील प्राउड, हमें उसको प्रमोट भी करना चाहिए। बिल्कुल। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी ब्रांड है जिनको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई स्पॉन्सरशिप नहीं, उनको मैंने प्रमोट भी किया। जब तक उनकी चीज़ें अच्छी थी मैंने प्रमोट किया, जब नहीं अच्छी तो मैं नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बताएं, जब आप इंटरनेशनल इवेंट्स पे जाते हैं तो वहाँ पे कोई ख़ास ऐसा फैंस मोमेंट्स जो आपके साथ बाहर के फैंस मिले हों, कोई ऐसा वाक़या याद आता हो जो कई कि बार ऐसा हुआ मतलब अल्लाह बड़ा बेनियाज है। हम जब उम्रा करके गालिबन मदीना से हमारी फ़्लाइट थी, हम दुबई से हमारा था बीच में ना, तो उधर एज अ यूट्यूबर तो नहीं, बट मुझे था कि ट्रांजिट फ़्लाइट लेनी थी। मैं मदीना वाली फ़्लाइट से उतरा तो फिर मुझे पाकिस्तान की फ़्लाइट लेनी थी, 2 घंटे का लेओवर था, तो हम दूसरे टर्मिनल में जा रहे थे जहाँ पर हमने वेट करना था फ़्लाइट का। तो वहाँ पर मुझे पूछा मैंने किसी से ना, मैंने कहा वेयर शुड वी गो फॉर अ पाकिस्तानी फ़्लाइट ना, तो बंदा मास्क उतार के कहता है आप इधर जाएं। तो साथ उसकी एक लड़की भी खड़ी थी, वो एयरपोर्ट स्टाफ था, तो वो मुझे कहता है कि आप मास्टक हैं, वो टिकटॉक पे मैंने आपकी वीडियो देखी है। तो वो मेरे लिए एक बड़ी वर्थ इट वैल्यू थी कि मैं एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ, इंटरनेशनल स्टाफ है, चाहे मुझे नहीं पता वो पाकिस्तानी है। अच्छा फिर उसको लड़की कहती तस्वीर तो ले लो उसके साथ। तो वो मेरे लिए एक फ़ैन मूवमेंट था कि हाँ यार ये चीज़ अच्छी है। और दूसरा सबसे बड़ा मैंने अभी आपको बताया हाँ जी। कि मैं तवाफ़ कर रहा था, हाँ। तीसरे तवाफ़ पर मुझे बंदा कहता है कि तुम मास्टक हो, मैंने कहा हाँ मैं मास्टक हूँ। अच्छा, लाइफ़स्टाइल की तरफ आएँगे। यूट्यूब से पहले लाइफ़स्टाइल कैसी थी और अब कैसी है लाइफ़स्टाइल? यूट्यूब से पहले लाइफ़स्टाइल बड़ी स्ट्रगलिंग स्टेज है। मेरी लाइफ़ में बड़े अप्स एंड डाउन्स हैं। मैं 2010 तक ऐसा बिज़नेस करता रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन का ही ऑब्वियसली अपना। तो मैं अच्छे पैसे कमाता था। बीच में एक टर्नओवर आया कि मैंने तो इस बिज़नेस से 5 साल का गैप भी लिया। ऐसा नहीं है कि मैंने गैप नहीं लिया। उस गैप में मैंने बहुत स्ट्रगल की, बहुत कुछ। अच्छा वो मैं उस गैप को ना ये नहीं समझता कि वो मेरी लाइफ़ का एक बुरा इम्पैक्ट है या बुरा पार्ट है। मेरी वो पीएचडी है, मेरी वो डिग्री है जो मैंने की है लाइफ़ में, समझा। मैंने मसाला जात मिर्चें बेची। मैंने एक ऑनलाइन जॉब 2010-11 में, आपको याद होगा, घर बैठे पैसे कमाए 15,000 20,000, मैंने वो काम करके देखा, उसमें लॉस किया। मैंने एक रेस्टोरेंट होटल बनाया मुल्तान में, गुलगस्ता है स्टूडेंट एरिया, मैंने वो कैफ़े चलाया 3 साल। 2015 में मोबाइल में वापस आ गया क्योंकि मेरे दोस्त जितने भी थे, मैं घर से मुझे अब्बा डांटने लग गए। मतलब जारी बात है, अगर घर का बच्चा पैसे ना कमाता हो तो उसको तो फिर गालियाँ पड़ती हैं। मैं सबसे बड़ा भी हूँ फैमिली में। तो फिर मैंने जब होटल बनाया तो मुझे दोस्त आके बार बार कहते थे यार तू इस काम के लिए नहीं बना हुआ, तू बनाया है मोबाइल के काम। मोबाइल। तो वो मेरे दोस्तों ने फिर फोर्स करके थोड़े थोड़े पैसे मैंने लोगों से मांगे, कुछ अब्बा से मांगे, कुछ दोस्तों से मांगे। फिर मैंने 2015 में दोबारा मोबाइल का काम शुरू किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम। अच्छा, ये बताएं कि अक्सर हम देखते हैं जो यूट्यूबर्स होते हैं, आपके तो माशाल्लाह से मिलियंस में भी आपकी सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनका एक लाइफस्टाइल बड़ा यूनिक होता है, गाड़ियाँ शाड़ियाँ बड़ी बड़ी। आपको किन गाड़ियों का शौक़ है और क्या शौक़ मज़ीद रखते हैं आप? यार बीइंग अ फादर मेरे लिए तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरे बच्चे जो कहेंगे वो, अब ऐसा नहीं है कि बच्चे मुझे कहें जी फ़रारी ले लो और मैं मुल्तान की रोड में फ़रारी लेके फिरता रहूँ, अपनी यूटिलिटी भी देखूँगा। पहले मेरे माँ बाप का ख्वाब था और है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेगम का भी है, बच्चों का भी है। अभी आप जिस घर में आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने घर तैयार किया है, तो अराउंड मेरा 6 करोड़ रुपए लग गया इस पे, जो मैंने कमाई है, ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा दी है। गाड़ी है मेरे पास बट थोड़ी मतलब पुरानी गाड़ी है। अब्बा जान कहते हैं बेटा इसके 4 टायर है, चलते हैं, उनको मैं सजेस्ट करता हूँ। बट अभी इंशाल्लाह ताला विदिन 15 डेज़ 20 डेज़ पता नहीं, मेरी पेमेंट्स कुछ आनी है, जैसे आ गई तो गाड़ी भी ले कोई ख्वाब है कि भाई मैं इस तरह की गाड़ी लेना चाहता हूँ? देखिए ख्वाब बड़े होने चाहिए हमेशा। अच्छा। मैं तो कहता हूँ मेरे पास फ़रारी हो, मैं तो कहता हूँ मेरे पास जीटीआर हो, लैम्बोर्गिनी हो, बट उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। मेहनत तो करनी मैं पड़ती ज़रूर है। करूँगा उसके लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं करूँगा। बट अगर मैं देखता हूँ अपने बजट रेंज के अंदर, तो मुझे अगर 80 लाख रुपए के अराउंड को गाड़ी पसंद आएगी, 80 से 85 लाख रुपए, तो शायद मैं अपनी फैमिली को देखते हुए 7 सीटर गाड़ी और शान X7 की तरफ जाऊँगा, शेंगान की। और अगर मेरे पास थोड़े से ज़्यादा पैसे हुए तो मैं हेवल H6 की तरफ जाऊँगा। अच्छा। अच्छा, ये बताएं कि ये सवाल हम हर यूट्यूबर से करते हैं। माशाल्लाह से आपके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स भी हैं, आप अच्छा अर्न भी कर लेते हैं। तो आपकी यूट्यूब की मंथली इनकम कितनी है? इनकम 2 टाइप्स की आ रही होती है। एक तो जो मोनेटाइजेशन से हम कमा रहे हैं। अच्छा अब ना कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो गया। मुझे लगता है कि जितने भी कोई क्रिएटर ये बनाते हैं ना कि इतने पैसे कमाए इतने, अब ये लिखा करो भाई कि यूट्यूब से ना कमाएं, टोटल सोशल मीडिया से कमाएं। टोटल सोशल मीडिया से। ठीक है, बहुत सारे रेवेन्यू सोर्सेज बन गए।
अभी आप देखो हमारे टिकटॉक पे भी बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई हुई हैं, 5-5 6-6 मिलियन व्यूज, 4-4 मिलियन व्यूज मारे हुए हमने। नहीं, अक्सर होते हैं ना जो यूट्यूबर्स, तो उनका पहले यही माइंड सेट होता है कि हम यूट्यूब से अर्निंग पहले उठानी है। तो यूट्यूब सबसे कम अर्निंग देगा, अगर आपने मोनेटाइजेशन पे रहना है तो सबसे कम अर्निंग देगा। अभी मेरी एक शॉर्ट वीडियो है, उसमें कुछ 1.4 मिलियन के करीब व्यूज है। रेवेन्यू आपको मजे की बात बताऊं, $20। $20। अच्छा, इतना कम? ये तो पाकिस्तान में तो मोनेटाइजेशन से नहीं आप कमा सकते, क्योंकि बिल्कुल पाकिस्तान में एडसेंस रेवेन्यूज इतने बेहतर नहीं है। नहीं रहता। अब तो और गिर गया ना, क्योंकि यहाँ पर मतलब एडवर्टाइजर इतना नहीं है। हाँ जी, हाँ, दूसरा तरीका है एफिलिएटेड और स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्स के जरिए। ऐसा भी नहीं है कि स्पॉन्सर्स के आगे लेट जाओ, बोलो भाई मार लो तुम, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पॉन्सर को ये समझाओ कि भैया मैं तुमसे जो चार्ज कर रहा हूँ वो प्रोडक्शन कॉस्ट है, या मेरी फेस वैल्यू जो आ रही है वो उसकी है। लेकिन अगर मुझसे कोई पर्सनली, या मेरे चैनल पर एक ऐसी सीरीज है जिसमें मैंने बताना है कि अच्छा क्या बुरा क्या, तुम्हारा अगर वो प्रोडक्ट डिजर्व नहीं करता तो मैं अच्छे बुरे के ऊपर नहीं बोलूँगा। पैसा कमाना हो तो देखो, मैंने अभी अपने आप को स्लिम फिट किया, हर चीज़ किया, मैं पूरा जर्नी बना सकता था उसके ऊपर, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है वैसे। मेरे पास परफ्यूम्स वाले बहुत सारे लोग आते हैं, मेरे पास कपड़ों वाले आते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, बट मैं नहीं लेता उनसे। हाँ, कोई मेरा दोस्त आ गया, उसने कहा यार मैंने ब्रांड बनाया, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूँ, क्योंकि मुझे इतना पैसा नहीं कमाना कि जिसको मुझे खर्चते हुए भी ये बड़ा टेंशन हो रही हो, और मतलब सारा दिन मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं ऐसा बंदा हूँ जो कहता हूँ 2 दिन सो जाऊँ, बिल्कुल रेस्ट करूँ, बच्चों के साथ टाइम गुजारूँ, फैमिली को टाइम दूँ। और ये वाहिद ईद है अभी जो ईद उल अज़हा गुजरी है, मैंने इस ईद पर जो फैमिली टाइम गुजारा है, मेरी लाइफ का गोल्डन टाइम है, जिसमें मेरे ससुराल, मेरी बहनें, मेरे अजीज़ व अकारिब, एक दावत अरेंज की, सबको बुलाया हुआ था। तो वो जो टाइम मैंने गुजारा ना, वो मेरे लिए बड़ा वैल्यूएबल टाइम है। मैंने मेरे जितने भी ये भाई हैं जो मेरे पास काम, मेरे काम को बढ़ा रहे हैं, मैं ये कभी एम्प्लॉय नहीं कहूँगा इनको, ठीक है, ये पार्ट टाइम मेरे स्टेक होल्डर्स हैं। इनकी फैमिलियाँ, मुझे बड़ी खुशी हुई यार, किसी के पेट में गया कुछ। तो मैं ये समझता हूँ कि बांटो और खाते पीते रहो। बाकी स्पॉन्सर से रेवेन्यू, और अगर मैं अंदाज़ा रेवेन्यू का दूँ तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 मिलियन इजीली पर मंथ एवरेज निकल आता है। अच्छा, पहली यूट्यूब की इनकम कितनी आई थी जब आपने पहला विड्रॉल करवाया था? पहला विड्रॉल, ऑब्वियसली एडसेंस का रूल है कि भाई $100 तक आप विड्रॉल कराते हो पहला। बिल्कुल। मेरा एडिटर छोड़ गया था तकरीबन मई में, फिर मेरा अक्टूबर में वापसी हुई जब मैंने एडिटिंग सीखी, और मैंने सर इमरान अली दीना साहब हैं, हमारे पाकिस्तान के क्रिएटर हैं, टॉप क्रिएटर हैं, मैंने उनकी वीडियोस देख के थोड़ी सी एडिटिंग सीखी, थोड़े मेरे दोस्तों ने मुझे सिखाई। तो अक्टूबर में मैंने दोबारा स्टार्ट किया, तो दिसंबर 2018 में मेरा पहला पे आउट आया था 35,000 रुपया, तब 135 रुपये का डॉलर था। अच्छा, ठीक है, और पहला पे आउट लेके आया तो अब्बा जान के हाथ में पैसे रखे, तो अबू कहते हैं ये हलाल है, राम है। तो मैं हंस पड़ा, मैंने कहा अबू जी मेहनत के पैसे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, उससे पहले ज़रा थोड़ी सी डांट पड़ती होती थी, आहिस्ता आहिस्ता डांट खत्म हो गई, अब मैं उनका लाडला बेटा भी हूँ। वो ऐसे ही होता है जैसे घर का ऐसे ही बच्चा कमाता हो। अच्छा, ये बताएं कि एट द एंड वो कंटेंट क्रिएटर जो आपकी तरह टेक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो कैसे अपने इस जर्नी का आगाज़ करें? टेक वाइड हो गया मेरे हिसाब में, यूट्यूब शॉर्ट्स, टिकटॉक शॉर्ट्स से काम शुरू करें। करते करते आहिस्ता आहिस्ता जब आपके थोड़े से रेवेन्यू सोर्स बन जाएंगे, फिर आप प्रोडक्ट पे के ऊपर मतलब बाय करके भी कर लें। बट अब लॉन्ग फॉर्मेट का टाइम थोड़ा सा पुराना होता जा रहा है, डिटेल लोग कम देखते हैं, पीपल डोंट हैव टाइम, अब लोगों को स्क्रॉल करना है, रील करनी है, और तो शॉर्ट वीडियो कंटेंट का टाइम है, उसमें ग्रोथ ज़्यादा है। तो बीइंग अ टेक यूट्यूबर अब हम भी शॉर्ट वीडियो पर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, जो भी नया बंदा आना चाह रहा है, भाई एआई पे टिप्स एंड ट्रिक बना दो, आप फ़ोन की यूआई पे बना दो, आपके पास फ़ोन नहीं है कोई मसला नहीं है, आप 100 रील कुछ शॉर्टकट्स के ऊपर रख लो, यूआईज के ऊपर रख लो, इस तरह करके 100 रील बना लो, ग्रोथ 100% है। जब ग्रोथ हो जाएगी तो फिर ऑब्वियसली थोड़ी सी स्पॉन्सरशिप्स भी आने शुरू हो जाएंगी और बाकी चीज़ें भी। अच्छा, कुछ सेल फोन्स के मैं नाम लूँगा, आपने उसमें सेलेक्ट करना है, तो स्टार्ट इस तरह से करते हैं कि ओप्पो या वीवो या शाओमी या मोटरोला या वन प्लस या सैमसंग, वन प्लस या गूगल पिक्सल, वन प्लस या आईफोन। अब मैं उसके पीछे रीज़न देखो, वन प्लस की ना पुरानी सीरीज़ की वजह से नहीं कह रहा। अच्छा, वन प्लस के जो कुछ फ़ोन्स हैं, वन प्लस की सबसे बड़ी बात है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है, लेकिन वन प्लस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पाकिस्तान के अंदर रहते हुए वो है क्लेम सर्विसेज, ग्रीन लाइन आ जाना। रीफर्बिश फ़ोन मत खरीदें, बिल्कुल ओरिजिनल फ़ोन खरीदें। वन प्लस के एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे हैं परफॉर्मेंस के लिहाज से, लेकिन अगर आप इसी में ही डाल देते ना कि यार रियलमी ठीक है, या आप इसी में ही बात करते नथिंग की, तो शायद रियलमी या नथिंग को मैं
टॉप रैंक कर रहा होता, लेकिन अच्छा। अभी पाकिस्तान में थोड़ा सा टाइम हाँ, लगेगा इनको, तो ऑब्वियसली टाइम। नथिंग अभी बहुत कम यूज़ हो रहा नहीं, है। नथिंग जो है वो आने वाले टाइम में एक अच्छी चॉइस हो सकती है। आखिर में पीटीए टैक्स के हवाले से बात करेंगे। अक्सर मोबाइल्स पे बहुत ज़्यादा पीटीए टैक्स लगाए जाते हैं हुकूमत की तरफ से, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? और हुकूमत को इस कोई पे तो सबसे पहले एक मीम जो है ना वो एडजस्ट होती है कि साला ये गम काहे ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, मसला ये है कि ये कत्लेआम है। कत्लेआम है। कत्लेआम ये है कि आप बाहर से एक चीज़ आ रही है, हम्म ब्रांड को उसका टैक्स ऑलरेडी जा रहा है, हम्म वहाँ ब्रांड भी टैक्स चार्ज कर रहा है। अब वो पाकिस्तान में आने के बाद पीटीए बेसिकली एक सर्विस है जो एफबीआर का और कस्टम टैक्स वगैरह पिक करके इनको देता है, गवर्नमेंट के मुख्तलिफ महकमों को देता है। इतना ज़्यादा जो टैक्स लगाया है ना, ये कत्लेआम है। कत्लेआम। अब इस कत्लेआम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है यूज़र एंड पे। हम्म मेरे हिसाब से जितनी महंगाई है, जितनी इन्फ्लेशन, जितनी इकोनॉमी हमारी क्राइसिस में चल रही है ना, इनको पीटीए टैक्स कम करना चाहिए था, ताकि रेवेन्यूज बढ़ सके। चोरी का रास्ता तो खुद दिया इन्होंने, बिल्कुल। कि भाई इतना ज़्यादा टैक्स कर दिया कि एक आम बंदा अफोर्ड ही नहीं करता। फिर दूसरा ये कि हमारी जो अशराफिया है, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या ब्यूरोक्रेसी है, ये समझती है कि मोबाइल फ़ोन इज़ अ लग्जरी प्रोडक्ट। भाई कब समझोगे मोबाइल फ़ोन इज़ अ नेसेसिटी प्रोडक्ट राइट नाउ। बैंक ऐप, आपकी जैज़ का, मतलब जितनी भी पेमेंट्स हैं, आपकी लाइफ की मेमोरीज हैं, हर चीज़ मोबाइल फ़ोन पे हो रही है। ठीक है, तो वो एक बंदे ने अगर मतलब मैं आपको बताऊं, आईटी एक्सपोर्ट भी आपकी मोबाइल फ़ोन से बहुत रिलेट करती है। ऐप बनाना, गेम बनाना, ये रेवेन्यूज़ बहुत सारे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सारी कंट्रीज़ में बहुत सारे रेवेन्यूज़ लेके आ सकते हैं। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स भी लेके आ सकते हैं। कंटेंट क्रिएट करना सिर्फ वीडियो नहीं है, आप और सारे बिजनेस कर सकते हो। शॉपिफाई है, ई कॉमर्स है, ये उल्टा इसी पे भी टैक्स लगाने लग गए हैं। मतलब हद है यार इसी चीज़ का ना। अच्छा, एट द एंड हमारे देखने वालों को, हमारी ऑडियंस और अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज यार, इस टाइम जो हालात बन गए हैं दुनिया के या हमारे खित्ते के जो हालात बन गए हैं, मैं ये कहूँगा कि हमें कमज़र्फ कौम नहीं बनना। हमें एक जीदार, जानदार, एक मोटिवेटेड कौम बनना है। सिर्फ अब्बा के पैसों पे नहीं जीना, खुद भी मेहनत करनी है। घर में सोना है तो तब सोना है जब आप मेहनत करके एक लेवल पे पहुंच जाओगे। बिल्कुल। आज के बच्चों को ये मैसेज देना चाहूँगा, गाने वाली रील्स कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगी, तुम्हारे कल्चर में नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा सा एटिकेट सीखो, एक दूसरे के कपड़े मत उतारो, मीन्स किसी की बेइज्जती मत करो, कंट्रोवर्सी क्रिएट मत करो, फेक काम मत करो, लॉन्ग लाइफ सोचो, अच्छा स्किल सीखो। अच्छे स्किल में बहुत बरकत है। और सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, बहन भाइयों की इज़्ज़त करो। जो कमज़र्फी पैदा हो गई है हमारे माशरे में चंद टुकड़े पैसों के लिए, वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें। जज़ाकल्लाह, मेहरबानी। थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद थे अली अब्बास, जिनको आप मास्टेक के नाम से जानते हैं। अक्सर हमारे जो पाकिस्तान का हर यंग बंदा या कोई भी शख्स जिसकी नीड होती है सेल फ़ोन परचेज़ करना, वो इन्हीं के ही रिव्यूज़ से अपना सेल फ़ोन परचेज़ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इनकी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान वासिफ़ इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।